इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है और महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, एक लंबे टाइम तक ट्राई करने के बाद फिर वो आईवीएफ का रुख करती हैं। आईवीएफ मैं कहूँगी कि एक्चुअली खुशी लेके आता है, बिकॉज आईवीएफ तब काम आता है जब आप ट्राई कर चुके हो, नॉर्मल दवाइयाँ मेडिसिन ले चुके हो और कंसेप्शन नहीं हो रहा है। पहले हम बहुत सुनते थे, केसेस आते थे कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है, और पहले ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि मालूम हो सके कि गर्भ में पल रहे बच्चे को ये बीमारी है। फीटल मेडिसिन एक ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी की एक सुपर स्पेशलिटी है, जिसमें हम बच्चे को, जो माँ के पेट में पल रहे बच्चे को, उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज हम महिलाएं की हेल्थ की बात हम करेंगे। आजकल बहुत आम समस्या है इनफर्टिलिटी की। महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है, कंसीव नहीं होता तो आईवीएफ का रुख करती हैं, और अगर आईवीएफ के बाद भी ये पता चल जाए कि गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई बीमारी है तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और निराशा हाथ लगती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपकी सहायता के लिए हैं और आपको बड़ी परेशानियों से बचा लेती हैं। तो एक एक करके उनके बारे में आज हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे। आईवीएफ के बारे में हमें बताएंगी डॉक्टर मनिका खन्ना, जिनकी अलग अलग चेन है, अलग अलग ब्रांचेज हैं जहाँ आईवीएफ सेंटर्स हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ फीटल मेडिसिन, जिसके जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे की बीमारी के बारे में पता लगता है। डॉक्टर मौलश्री गुप्ता उस बारे में डिटेल से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगी। सबसे पहले डॉक्टर मनिका खन्ना, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है और महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, एक लंबे टाइम तक ट्राई करने के बाद फिर वो आईवीएफ का रुख करती हैं। ये पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ा है, और आईवीएफ कितने परसेंटेज में कहूँ उसमें कि सक्सेसफुल है? राइट। सो आईवीएफ मैं कहूँगी कि एक्चुअली खुशी लेके आता है, बिकॉज आईवीएफ तब काम आता है जब आप ट्राई कर चुके हो, नॉर्मल दवाइयाँ मेडिसिन ले चुके हो और कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो इट कुड बी कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या आपकी ओवरीज पॉलिसिस्टिक हैं, या आपके फाइब्रॉइड्स हैं। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। या जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, जैसा कि आपने बोला कि इनफर्टिलिटी बढ़ गई है क्योंकि लेडीज़ का ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, यानी कि ओवरीज में एग्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, या फिर लेट मैरिजेस है, या लेट प्लानिंग ऑफ चिल्ड्रन है। इसकी वजह से जो है रिजर्व कम हो रहा है, तो इसलिए भी बेबीज़ नहीं हो पा रहे हैं। सो आईवीएफ ऐसी सिनेरियो में एक उम्मीद की किरण होता है। और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि आईवीएफ के रिजल्ट्स एक एडवांस्ड लैब में 55% टू 80% तक भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही समय पर आएँ। यानी आप बता रही हैं कि आईवीएफ एक वरदान है उन कपल के लिए जहां संतान की खुशी एक निश्चित समय तक ट्राई करने के बाद नहीं मिलती, लेकिन हाँ फिर वो खुशियों की जो किलकारियां हैं वो गूंजती हैं, और आईवीएफ किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन डॉक्टर मौलश्री गुप्ता, पहले हम बहुत सुनते थे, केसेस आते थे कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है, डाउन सिंड्रोम या बाकी बीमारियां बच्चे में है, और पहले ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि मालूम हो सके कि गर्भ में पल रहे बच्चे को ये बीमारी है। आज चीज़ें बदली हैं। फीटल मेडिसिन को लेकर दर्शकों को ज़रूर बताइए कैसे काम करता है और कैसे बच्चे की बीमारी का पता चलता है गर्भ में ही। सो फीटल मेडिसिन एक ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी की एक सुपर स्पेशलिटी है, जिसे हम ऑब्स्टेटिक गायनोकोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम बच्चे को, जो माँ के पेट में पल रहे बच्चे को, उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। जैसे एक ऑब्स्टेटिशियन एक माँ को 9 महीने देखती है, वैसे ही हम एक बच्चे को 9 महीने उसकी देख रेख करते हैं कि उसमें कोई बनावटी समस्या ना हो, कोई आनुवांशिक बीमारी ना हो। इस तरह की समस्या ढूंढने के लिए हमारे पास आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स बहुत एडवांस हैं और बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिससे हम समय रहते ही पता कर सकते हैं कि बच्चे में इस तरह की कोई समस्या तो नहीं, जिसे हम ट्रीट करके और आगे ये फैसला ले पाएँ कि हमें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यानी आप कह रही हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे की बीमारी का पता चलता है कि वो क्योर हो सकती है या नहीं, या फिर वो प्रेगनेंसी इस लायक है या नहीं कि हमें इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। करेक्ट। तो ये कब से शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले से, लेकिन इंडिया में अब ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
तो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है अराउंड 6 to 8 वीक्स जब वो प्रेग्नेंट होता है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चे की धड़कन आई कि नहीं, क्या वो सही जगह पे है, गर्भाशय में है या अंडाशय में है, कहाँ पे है प्रेगनेंसी। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है, जिसे हम न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी स्कैन या एंटी स्कैन बोलते हैं। उस समय बच्चा लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का ब्रेन ठीक बना है कि नहीं, हार्ट ठीक बना है कि नहीं, किडनीज़ हैं कि नहीं, और साथ ही कुछ अल्ट्रासाउंड के मार्कर्स होते हैं, जैसे कि नाक की हड्डी सही होना, नेक के पीछे पानी सही होना, जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम के चांस है या नहीं है, जिससे हम उसी समय टेस्ट करके हम पता कर सकें, कंफर्म कर सकें कि बच्चे में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। और इसके बाद एक 5वें महीने पे अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम एनॉमली स्कैन बोलते हैं, जिसमें इस बच्चा लगभग पूरी तरह बन चुका होता है। इसमें हम ब्रेन के सारे पार्ट्स, हार्ट के सारे पार्ट्स और किडनीज, इन सब की परेशानियां देखते हैं, हाथ पैरों ठीक बने हैं कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, इसमें कोई खराबी तो नहीं है, और कोई ऐसी खराबी तो नहीं है जिससे आगे बढ़ के बच्चे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या फिर वो अपनी फैमिली पे या सोसाइटी पे बर्डन बने। ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं, ऐसी चीज़ें हम जांच करके कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉलो करते हैं बच्चे को हर 3 to 4 वीक्स में कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, बच्चे में खून का बहाव ठीक है कि नहीं, और बच्चे की, ताकि हम जब एंड में बच्चा माँ को सौंपते हैं तो वो एक हेल्दी बच्चा हो। इसके लिए बहुत सारी अब डीएनए टेस्टिंग अवेलेबल हैं, जिसमें अगर कोई खराबी निकलती है बच्चे में तो हम उसी के साथ ही बच्चे के वो डीएनए टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं उन प्रोसीजर्स को, जैसे हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। बच्चे के आसपास पानी होता है, उसको लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं, या बच्चे के जो प्लेसेंटा होता है, आंवल नाल जिसे बोलते हैं, उसका टिश्यू लेके हम उसे जांच के लिए भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे का डीएनए ठीक है कि नहीं और आगे हमें इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं। आपने बताया कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनके बारे में पता कर सकते हैं। डॉक्टर मनिका, आईवीएफ को लेकर भी ऐसा है मेरे ख्याल से, जब वो एग और स्पर्म को मिलाकर लैब में भ्रूण तैयार किया जाता है, वहां भी ये टेस्टिंग अवेलेबल है कि वहां उन भ्रूण में चेक किया जाए कि कहीं कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, अगर है तो उसे वही डिसकंटिन्यू किया जाता है, यानी आगे के रिस्क से पहले ही बच सकते हैं। बिल्कुल, ये अब जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, वो हमें इस स्टेज से भी पहले प्रिवेंट कर सकती है। तो उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, यानी कि अगर आपके घर में पहले से कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी है, हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी की, किसी के बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन था, किसी के ब्रदर या सिस्टर को डाउन सिंड्रोम था, तो दैट मीन्स वो मदर या फादर दोनों में से किसी भी की भी फैमिली में अगर वो ट्रेट है तो दे कैन गो कंसीव ही वो आईवीएफ के द्वारा करें, ताकि हम प्री जेनेटिक डायग्नोसिस कहते हैं उसे, पीजीडी कहते हैं। तो उस स्पेसिफिक बीमारी के लिए हम प्रोब्स लगा करके जो एग और स्पर्म को मिलाकर एम्ब्रियो बनता है, उसी में पहले ही टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें सारे एम्ब्रियो खराब नहीं होते। ठीक है, तो उसमें कुछ जो खराब है वो आप हटा सकते हैं। यानी आप कह रही हैं कि ये आप उस केस में भी ऑप्ट कर सकते हैं जहां ऐसा कोई जेनेटिकली बीमारी की हिस्ट्री है, यानी ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं कर रहे इसीलिए आईवीएफ कराना है, ये भी देखने के लिए कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए भी आप आईवीएफ अपना सकते हैं। पार्टनर दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, मान लीजिए, तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जो कि एक बहुत क्रिपलिंग डिजीज़ है आगे चल के बच्चे की ज़िंदगी के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप आईवीएफ करा सकते हो। इस आईवीएफ के द्वारा हम एम्ब्रियो की बायोप्सी लेकर प्री जेनेटिक डायग्नोसिस करके उन एम्ब्रियोज को जो ठीक नहीं है हटा सकते हैं, और जो अच्छे हैं केवल उनको ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि जो बच्चा कंसीव हो वो हेल्दी हो। ये करने के बाद भी, क्योंकि मेडिसिन में कुछ भी 100% नहीं होता, फिर भी हम फीटल मेडिसिन वालों के पास आगे भेजते हैं ताकि वो पूरी प्रेगनेंसी आगे भी मॉनिटर होती रहे। और एक सेकंड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग। वो उन कपल्स के लिए होता है जो फॉर एग्जांपल अगर मदर की एज 38 से ऊपर है, अगर उनके बहुत बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, मतलब मिसकैरेजेस हो रहे हैं, कंसीव करती है
1.5 महीने में, 2 महीने में मिसकैरेज हो जाता है, या फिर बहुत सारे IVF फेलियर्स हो रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, कई बार जो रीज़न होता है इन सब चीज़ों का वो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं। क्रोमोसोम्स में कुछ इधर उधर हिल गया होता है, तो उसको ठीक भी कैसे होता है? डायग्नोस किया जा सकता है। तो उसी तरह हम एम्ब्रियो की स्क्रीनिंग करके एम्ब्रियो में पता लगा सकते हैं कि किस एम्ब्रियो में अबनॉर्मैलिटी है, ताकि उसको ट्रांसफ़र ही ना किया जाए मदर में, और जो एम्ब्रियो हेल्दी है उसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो एक तो आपको कारण पता लग गया कि क्यों अबॉर्शंस हो रहे हैं या क्यों बार बार IVF करने पे भी फेल हो रहा है, और दूसरा आपको उसका सोल्यूशन भी मिल गया। तो फिर उससे जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसमें मिसकैरेज होने का रिस्क बहुत मिनिमल हो जाता है। सो IVF आपको वो एक एडिशनल हेल्प भी देता है। डॉक्टर मनिका, आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? हमारी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत सारी स्टेट्स में हैं इंडिया की, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, NCR, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और अभी और खुल रही हैं। यानी ये तो आपने डबल वरदान वाली बात कह दी कि IVF ऐसा नहीं है कि जिनकी औलाद नहीं है उन्हें औलाद मिलेगी, बल्कि आगे के रिस्क से भी कई बार आप बच जाते हैं, या फिर वो सिचुएशन जिसमें आपको दुख हो, निराशा हो, उससे पहले ही आपको अवेयर करके बताया जा सकता है। आपने चूंकि कहा फीटल मेडिसिन के बारे में बताया कि अगर गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई भी कमी या कोई बीमारी है तो पता चलता है। आपने कहा अगर बीमारी क्योर हो सकती है तो मेडिसिन देते हैं। अब डॉक्टर मौलश्री, मेरे जहन में ये सवाल कि हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर दवाई दे देते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे तक दवाई कैसे जाती है, ये मतलब मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जैसे कि हार्ट की कुछ सर्जरीज होती है, हार्ट में अगर कोई समस्या होती है जिसको हम रेट या रिदम की प्रॉब्लम बोलते हैं, अगर बच्चे में एरिदमिया बोलते हैं, जिसको एरिदमिया है, तो हम उसमें हम बच्चे में ही स्टेरॉइड देते हैं। बच्चे में एक माँ के पेट में सुई डालते हैं जिससे बच्चे तक पहुँच के वो मेडिसिन काम करती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें अब सर्जरी शुरू हो चुकी है। इसमें हम पेट में ही कोशिश करते हैं 8वें महीने के दौरान, जिसमें हम स्पाइन बच्ची की ठीक से नहीं बनी होती है, जिसे हम ऑपरेशन करके खोल के सर्जरी करके उस स्पाइन डिफेक्ट को ठीक करते हैं और वापस से सिल देते हैं। और एक और कंडीशन होती है जिसमें माँ का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव है और बच्चे का, जो माँ के पेट में बच्चा है, अगर उसका RH पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हस्बैंड का पॉजिटिव है तो बच्चे के होने के चांस होते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये मदर की सेल्स बच्चे की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। तो उस कंडीशन में उसको, बच्चे को खून की कमी होती है जिसको हम पेट में ही डायग्नोज करते हैं, और उस कंडीशंस में हम पेट में जब बच्चा है तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, जिससे बच्चे की खून की कमी पूरी हो सके और बच्चा सही टाइम पे डिलीवर हो सके और एक हेल्दी बच्चा डिलीवर हो सके। अब एक आम इंसान की तरह मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आप तो डॉक्टर हैं, आप सब कुछ जानते और समझते हैं। हमने ये सुना है अब तक कि जो माँ खाती पीती हैं वो बच्चे को मिलता है, राइट, वो उस कॉर्ड के जरिए। अब आपने कहा कि हम 8वें महीने में अगर पता लगे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है सर्जरी कर देते हैं, या फिर ब्लड में कोई दिक्कत है तो वो भी ठीक हो सकती है। वाटर बैग के अंदर होता है बच्चा, तो फिर सर्जरी कैसे हो सकती है? इसमें एक प्रोसीजर होता है जिसपे हम मदर को एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन टेबल पे रखते हैं, उसमें उस समय सर्जरी करके बच्चे को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम सर्जरी करके वापस डालते हैं, और वापस से हम सलाइन ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जिसको एमनियो इन्फ्यूजन भी बोलते हैं। उसको करके फिर वापस से एक पानी की थैली बन जाती है जिसमें बच्चा ठीक से रहता है, और फिर हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। ये तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार मैं सुन रही हूँ। ये कब से शुरू हुआ है डॉक्टर मौलश्री? देखिए, इंडिया से बाहर तो काफ़ी टाइम से था, लेकिन इंडिया में भी अब 4 से 5 केस हो चुके हैं जहाँ पे ये प्रोसीजर या सर्जरीज हो रही हैं। और जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है बच्चे को देना, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मुझे लगता है ये ऐसे रहे नहीं, होंगे, ये काफी हमें लगता है ये कि कॉमन नहीं है, पर काफी बहुत ही कॉमन। और ये नॉर्मल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है या कुछ स्पेसिफिक? जहाँ पे भी फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे यूजुअली ये प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये जो फीटल मेडिसिन के बारे में आपने बताया, यानी कि गर्भ में पल रहा कोई बच्चा, उसमें कोई कमी या कोई बीमारी नहीं है, ये
कब सही मायने में पता चलता है, मतलब कितने वीक या महीने के बाद? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन इसमें 2 स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। जो पहला स्कैन होता है 11 से 13 हफ्ते के बीच में, जिसमें हम काफ़ी बारीकी से देखते हैं बच्चे को, उसके सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तब हमें एक अंदाज़ा होता है कि बच्चे में कोई ऐसी समस्या तो नहीं। दूसरा, जब वो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड होता है, तब हमें पता चलता है कि अगर हमें लगता है कि इस बच्चे में थोड़ा सा भी रिस्क है, तब हम उसकी जांच करके हम उसे कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि अभी न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा चला था कि अब आगे आने वाले वक्त में कुछ क्रोमोसोम्स का जिक्र था, एक्स और वाई, वो आप बेहतर बता पाएंगे कि आगे आने वाले वक्त में लड़के पैदा होने शायद बंद हो जाएंगे। ये कैसे और क्यों है? और फिर जितनी, चूंकि आम लोगों की डिलीवरी हुई है, बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं, इन पर हम ध्यान ना देकर हम देखते हैं सेलिब्रिटीज के। फिर एक आर्टिकल ऐसा भी छपा कि भाई जितनी भी हीरोइंस हैं, जितनी भी टीवी एक्ट्रेसेस हैं, उन्हें जब बच्चा हो रहा है डिलीवरी में लड़की की खबर आती है। तो क्या ये सच है? ये है क्या? ये मिथ है क्या? ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सिलेक्टिव क्रोमोसोम ख़त्म होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक्स ख़त्म होने वाला है और या वाई ख़त्म होने वाला है। बट हाँ, ये ज़रूर है, जिसके लिए हमारे देश में पहले से ही नियम है कि हमें एक हेल्दी सेक्स रेशियो ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये होता है कि स्पेसिफिकली कि बेटे हो जाएं। अब हम जैसी बेटियां बैठी हैं 3 यहाँ पे तो हम किसी से कम तो नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर वो रेशियो बिल्कुल सही रहता है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कि कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम खत्म होने वाला है। अच्छा, यानी सिर्फ ये मिथ है? ये मिथ है। और ये जो हम खबरें सुनते हैं कि बेबी गर्ल हुई है, ये सब क्या कोइंसिडेंस है? ये एक नेचुरल, आप तमाम बड़ी सेलिब्रिटीज और हीरोइंस को देख लीजिए, सबको बेटियां हो रही हैं। तो मुझे ये खटका कि कहीं ये खबर सही तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आप जब भी एक प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपके चांसेस 50-50 हैं। इट इज अ 50% चांस कि आपको बेटा होगा या 50% चांस कि बेटी इसका होगी। एज से कोई कनेक्शन है? एज से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है इसका। अच्छा, यानी कि ये भी मिथ है। लोग कहते हैं कि अगर आप ज्यादा एज में जाकर प्रेग्नेंट होते हैं तो वो लड़की होगी, क्योंकि कम एज में लड़के होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। हाँ, एज से रिलेटेड एक बात बहुत ज़रूरी है जो सभी दर्शकों को पता होनी चाहिए कि अगर आप इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हो तो जितना जल्दी आप सही ट्रीटमेंट लेते हो, अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है तो जितना जल्दी आप आईवीएफ कराते हो उतना आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। सो जितनी माँ की उम्र कम होगी उतना सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो अगर इंडिकेशन है तो घर पे बैठ के वेट नहीं करना है, बिकॉज आप अपने ही चांसेस को कम कर रहे हो। सीक द राइट एडवाइस, सही जगह पे जाओ और सही ट्रीटमेंट को तुरंत कराओ। कोई ऐसा डेटा है आपके पास जो आपके ब्रांचेस से जो बे औलाद कपल्स हों, अब वहाँ संतान हो गई हो, कुछ ऐसी गिनती है आपके पास? जी, हम तो अब 30,000 से ऊपर बच्चे करा चुके हैं और 55% पेशेंट्स, 55 से 62% पेशेंट्स हमारे यहाँ एक बार में और 85% पेशेंट्स 3 बार में हो जाते हैं प्रेग्नेंट। तो पूरी मेहनत करते हैं। 100% तो भगवान ही करता है, बिल्कुल सही बात हम है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। अच्छा, एक टाइम था डॉक्टर मलिका जब आईवीएफ को बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाता था कि बहुत हाई फाई रेट्स हैं या बहुत हाई फाई शहरों में जाकर होगा। अब हम देखते हैं छोटे शहरों में भी ब्रांचेस इसकी हैं। बिल्कुल। तो क्या छोटे शहरों में कराना सेफ होता है क्या? और दूसरा मेरा सवाल ये, खर्चा कितना होता है नॉर्मली? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पहली बात तो ये एक मिथ है कि आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है। काफ़ी अफोर्डेबल है। बट हाँ, जो लोग कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग एक्सट्रीमली लो कॉस्ट पर इसे सेल करते हैं मार्केट में, उससे अवेयर रहिए। क्योंकि आप मानिए कि अगर अमेरिका में या लंदन में आईवीएफ 10 से 15 लाख की रेंज में होता है तो कुछ तो उसमें ऐसी सामान, चीज़ें, इतना इम्पोर्टेंट मीडिया यूज़ होता है कि इट इज़ अबाउट मेकिंग अ लाइफ।
तो एक सर्टन कॉस्ट से नीचे काम नहीं हो सकता। तो अगर इंडिया में समझ लीजिए आप 1,70,000 से लेके 2 लाख के आसपास में अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। बट अगर इससे बहुत नीचे कोई ट्रीटमेंट दे रहा है तो प्लीज़ 3 बार सोचिए कि वो अंदर क्या यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज वो रिस्क हो सकता है। वो रिस्क हो सकता है बिकॉज इट इज़ ह्यूमन लाइफ ना, आप लाइफ क्रिएट कर रहे हो। तो ना आप इंजेक्शंस की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ना जिस मीडिया में उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी के पहले घंटे गुजारने हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ना उस सामान पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ना लैब की एफिकेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। इसमें एडवांस लैब्स होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, आपने ये पूछा कि छोटे छोटे शहरों में क्लिनिक्स खुल रहे हैं, क्या वो सेफ़ है? अगर क्लिनिक अच्छा है, लीडर हाईली क्वालिफाइड है, टेक्नोलॉजी सारी एडवांस्ड अवेलेबल है और वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से काम कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे शहर में अच्छा क्लिनिक नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। बट ये 3-4 चीज़ें ज़रूर चेक करिए बिकॉज बहुत सारी मशरूमिंग भी हो रही है। तो जहाँ पर एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स अगर मेंटेन नहीं होते तो ये एक ऐसी फील्ड है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, बिकॉज हम एक लाइफ को यहाँ लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, मूवीज बहुत सी हम ऐसी देखते हैं जहाँ बच्चे बदल जाया करते हैं। अभी तो गुड न्यूज में हमने, गुड न्यूज ही आई थिंक वो मूवी है जहाँ पर वो स्पर्म और एग्स बदल जाते हैं, तो इसका बच्चा इसे, इसका बच्चा इसे। ये रियल में कहीं होता है क्या? मैं इतना ही कहूँगी कि ये सिर्फ मूवीज में होता है। रियल में ऐसा कोई चांस नहीं? रियल में ऐसा कोई चांस नहीं होता। सभी अच्छे लैब्स पूरी टैगिंग करते हैं, एक पिपेट से लेके डिश से लेके टेस्ट ट्यूब से लेकर हर जगह पे हस्बैंड्स नेम, वाइफ्स नेम, डेट, सब कुछ मार्क्ड होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसा कुछ मिक्स मैच हो जाए। यानी ये रिस्क नहीं है। ये मूवीज में होता है। तो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मौलश्री, हालांकि मैं जानती हूँ इंडिया में जेंडर आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं ऐसे पूछ रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, ये कितने हफ्ते बाद पता चल जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? ये जो हमारा 11 से 12 हफ्ते का जो स्कैन होता है उसमें हम बता सकते हैं कि क्या सेक्स आइडेंटिफाई हो सकता है। अच्छा, यानी 2.5-3 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं। 3 महीने के बच्चे में आराम से बता सकते हैं। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है क्या कि अगर स्कैन कराने के लिए आए हैं तो कपल ऐसे कह दे कि प्लीज बता दीजिए मैम, किसी को नहीं बताएंगे? ये तो डेली होता है। ये तो डेली होता है कि आप बता दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जानना चाहते हैं हम क्या शॉपिंग करें। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू द लॉज ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ना ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम बताते हैं, जैसे कुछ हेरिडिटी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं जो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड होती हैं। अच्छा। उन कंडीशंस में हम टेस्टिंग करके हम उस कंडीशंस में बता सकते हैं कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है, ताकि अगर जैसे कुछ मेल रिलेटेड समस्याएं होती हैं तो उन बच्चों में हमको बताना ही पड़ता है कि ये मेल है और इसमें आगे चल के समस्या आएगी, तो उस कंडीशंस में डिस्क्लोज करा जाता है। अच्छा, और ये जिस तरह की प्रॉब्लम आप बता रही हैं, क्या वो ट्रीट हो सकती है? कुछ तो है बीमारियां। किस तरह की प्रॉब्लम का आप जिक्र कर रही हैं? जैसे XY क्रोमोसोम्स की होती हैं, हीमोफीलिया होते हैं, इन सब चीज़ों में जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ हेरिडिटी समस्या आती होती हैं, जैसे जिसमें नर्व्स की प्रॉब्लम होती है। उन सब कंडीशंस में Y क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होता है, तो अगर बच्चा मेल है तो उसमें तो एक ही Y क्रोमोसोम होगा, तो उस कंडीशन में बच्चा को वो सारे सिम्टम्स होंगे जो उस बीमारी में होते हैं, तो उस कंडीशंस में हम टेस्टिंग करते हैं, यानी स्पेशल कंडीशन में। डॉक्टर मनिका, आप सेलिब्रिटीज से सुनते हैं आजकल, तो आम लोगों को भी एडवाइस किया जाता है कि अगर आप लेट मैरिजेस और लेट आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो एक फ्रीज करा दीजिए। आपने इससे पहले बताया कि IVF बहुत ज़्यादा उतना कॉस्टिंग नहीं है जितना बताया जाता है, तो क्या एक फ्रीजिंग को लेकर भी ऐसे नॉमिनल चार्जेस में ये हो सकता है? हाँ, एग फ्रीजिंग भी लगभग IVF के कॉस्ट में ही हो जाता है। थोड़ा सा बस एडिशनल कॉस्ट उसमें ये होता है कि आप कितने साल तक उसे फ्रोजन रखते हो, तो उसकी कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। बट एग फ्रीजिंग को मैं कहती हूँ रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, मतलब एक आज़ादी मिल गई है आपको। अगर आप अभी इमिडिएटली शादी नहीं कर पा रहे हैं या आपको
सही पार्टनर नहीं मिला है, या अभी आपको और पढ़ाई करनी है और आप बच्चे प्लान नहीं कर पा रहे, या करियर गोल्स हैं, तो सही समय पर एज अर्ली एज 30, 31, 32 अपने एग्स को फ्रीज करा लीजिए, क्योंकि कम से कम हमने उसको उस एज पर लॉक कर दिया। अब एग की एजिंग नहीं होगी, तो फिर जब आप सही 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसको यूज़ करना चाहें, तब हम उसको वार्म अप करके आपके राइट पार्टनर का स्पर्म लेकर और एम्ब्रियो बना के डाल सकते हैं। तो आपको सक्सेस रेट बेटर मिलेगा, रादर देन कि आप 39 पे सीधा हमारे पास आते हैं। तो तब एग्स की नंबर भी कम रह जाता है और क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हो जाती है। क्या एज वाली प्रॉब्लम यहाँ भी आती है कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर उन सब चीज़ों का असर हो कि बढ़ती एज है, एक की वो क्वालिटी नहीं है, ये कम एज में कम प्रॉब्लम होती है? ऐसा नहीं है कि कम एज में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी एज जब आपने कंसीव किया है 35 ईयर से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप में रिस्क बढ़ जाता है कोई भी आनुवंशिक बीमारी होने का। और अगर IVF प्रेगनेंसी है तो भी आपके में रिस्क, ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। हाँ, ये भी मुझे पूछना था, IVF क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है? इसी में काउंट किया बिल्कुल, इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट किया जाता है, बिकॉज यूजुअली IVF हो ही इसलिए रहा है क्योंकि कोई समस्या है नॉर्मली नहीं हुआ, या तो इनको महिलाओं को कोई मेडिकल डिसऑर्डर होता है, शुगर की बीमारी हो, BP की बीमारी हो, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या पहले कभी हार्ट की कोई सर्जरी हुई हो, तो इन सब समस्याओं की वजह से ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी समझी जाती है और उसको उसी तरह से फिर क्लोजली मॉनिटर भी करना पड़ता है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हाई रिस्क एग्जैक्टली इन्हीं रीजंस की वजह से होती है, क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको पहले से ही कोई मेडिकल डिजीज साथ में होने के चांसेस हाई होते हैं। IVF करने से रिस्क नहीं बढ़ता है, करने से कोई एब्नॉर्मैलिटी का रिस्क नहीं बढ़ता है। आप डायबिटिक हो इसीलिए पॉलीसिस्टिक हो, या आप हाइपरटेंसिव हो, या आप ओल्डर एज ग्रुप में आए हो, तो आप ऑलरेडी इन डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, इसलिए वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। और फिर क्योंकि ये बहुत सालों के बाद हो रहा होता है, बहुत मेहनत के बाद हो रहा होता है, तो इट्स अ प्रेशियस प्रेगनेंसी, सो वी लाइक टू कॉल इट अ प्रेशियस प्रेगनेंसी। और आज ये प्रेशियस गेस्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में रहे जिन्होंने इतना खुलकर और इतने अच्छे से बात की, और ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहा कि IVF के बारे में भी बात हो जाए, फीटल मेडिसिन के बारे में भी बात हो जाए। डॉक्टर वनिका खन्ना, डॉक्टर मौश्री गुप्ता, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। शुक्रिया।